प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है नई शिक्षा भर्ती और आरक्षण घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा। उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब मात्र आधा साल बचा है, यानी कि करीब 6 माह का समय बचा है। ऐसे में अब सभी लोगों को ये चिंता सताई जा रही है कि जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे हो जाए, और यही वो समय है कि जब वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी सरकार को जाना पसंद नहीं करेगी, वो वापस आना पसंद करेगी। और यही कारण है कि ज़्यादातर इस समय जो जिनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो लोग इस समय धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। हम कह सकते हैं ये धरना प्रदर्शन का मौसम चल रहा है, ये मौसम है। और इसी मौसम में लगातार यहाँ पर लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल 22,000 को 69,000 में जोड़ने का धरना प्रदर्शन था, तो आज दो बड़े आंदोलन यहाँ पर हुए, दो बड़े प्रदर्शन यहाँ पर हुए। एक नई शिक्षा भर्ती को लेकर के कि नई वैकेंसियां हैं, तो तमाम वैकेंसी यहाँ पर खाली पड़ी हैं, उसको लेकर के हजारों की तादाद में यहाँ लड़के इकट्ठे हुए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो दूसरी ओर 69,000 का जो मामला है, जिसकी तीसरी काउंसलिंग भी होने जा रही है, 30 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, उसमें आरक्षण को घोटाले को लेकर के लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। और आज एक बार फिर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। उनका मानना है कि उनके साथ में भेदभाव किया गया है, आरक्षण का जो प्राविधान है वो उनको पूरा नहीं दिया गया। इसको लेकर के भी लोगों ने जबरदस्त यहाँ पर आंदोलन किया है। तो आज हमारे साथ दोनों टीम है, हम उन टीम से आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी समस्याओं से आपको परिचय करवाएंगे। और हमारे साथ में कुछ राजनीतिक लोग भी होंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और कब होगा इन अभ्यर्थियों का बेड़ा पार, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में SCERT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि OBC वर्ग को 27% आरक्षण और SC वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिला। अभ्यर्थियों के मुताबिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को अंतिम रिपोर्ट भेजी, लेकिन सरकार ने अंतिम रिपोर्ट पर 1.5 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अभ्यर्थी लगातार सरकार से निवेदन कर रहे थे कि जल्द से जल्द 97,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। कोरोना की वजह से अभी तक ज्ञापन देकर और ट्विटर अभियान से भर्ती की मांग की, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने अभी तक आयोग के अंतिम रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती में 5,844 सीटों का घोटाला माना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को आरक्षण घोटाले की अंतिम रिपोर्ट भेजी, लेकिन रिपोर्ट पर सरकार का अभी तक कोई जवाब न मिलने से अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। SCERT कार्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन में एक महिला अभ्यर्थी बेहोश तक हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में अंतिमा वर्मा नाम की महिला अभ्यर्थी गर्मी के चलते बेहोश हो गई। बता दें कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती में 22,000 खाली सीटों को जोड़कर 1,37,000 सीटों को भरा जाए और आरक्षण पर जो घोटाला हुआ है उस पर तस्वीर साफ की जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। नई भर्ती को लेकर के एक ओर जहां आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरक्षण घोटाले को लेकर के भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिन भर प्रदर्शन रहा और इनका यह मानना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, ये धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दो ग्रुप से अलग अलग दो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हम एक एक ग्रुप का आपसे परिचय कराते हैं। सुनील कश्यप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। बहुत स्वागत है सुनील कश्यप जी आपका। थैंक यू। दीप शिखा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो आरक्षण को लेकर के अपना पक्ष रखेंगी। आपका भी बहुत स्वागत है दीप शिखा जी। और दो खास और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बंटी पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ स्टूडियो से।
बहुत स्वागत है बंटी पांडे जी आपका। नई शिक्षा भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वो भी नई शिक्षा भर्ती को लेकर के उनका भी मानना है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पद खाली है, ऐसे में सरकार को नई भर्ती निकाल करके इन सारे पदों को भर देना चाहिए। उसको लेकर के आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ में अनिल झा साहब भी, पंडित अनिल झा साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है पंडित अनिल झा साहब आपका भी। अब से कुछ देर बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और तब हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रुख कर लेंगे बंटी पांडे का। बंटी पांडे, आपने लखनऊ में आज धरना प्रदर्शन किया, क्या है मांग आपकी? हम लोगों की बस एक ही मांग है कि शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा, जो आरटीआई के अनुसार जो डाटा निकल कर आया उसमें 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ये सो रही है। हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से, 2 साल से ऊपर हो गया, मांग कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कि जल्द से जल्द सरकार विज्ञापन जारी करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। आखिर ये सरकार हम लोगों को रोजगार देना चाहती है कि क्या करना चाहती है हम लोगों के साथ? ये खिलवाड़ कर रही है सरकार हम लोगों के साथ। जब प्राथमिक में सीट खाली है तो सरकार को जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में जितने भी प्राथमिक में खाली हैं उन सीटों को भरना चाहिए। जैसे कि 1,37,000 पद जो है अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, एक उसी भर्ती को यह सरकार अभी तक अपने शासन काल में करवा पाई है, एक 68,500 के रूप में और एक 69,000 के रूप में। और इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द कम से कम 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करें। इसके लिए हम लोगों ने आज बहुत ही व्यापक पैमाने पर लखनऊ में धरना भी दिया, लेकिन उसका भी कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं दिया। हमारी ये मांग लगातार चलती रहेगी जब तक, हाँ, जब तक पूरी बात जब तक कुछ हम लोगों को सकारात्मक परिणाम नहीं मिल जाता, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। और ठीक है, लगातार आंदोलन करेंगे। आकाश द्विवेदी जी, क्या कहेंगे आप, कब तक चलेगा आंदोलन? ये अभियान चलाया, पोस्टर अभियान चलाया, उसके बाद जब भी ने हमारी बात नहीं सुनी, हम लोग 2017 बैच से हैं और प्रशिक्षण प्राप्त हैं, इसलिए अब हम लोग धरना SCRT में देने के लिए आज से शुरुआत कर चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि छात्र अधिक से अधिक जुड़ते जाएं मांग के लिए और हम लोग तब तक SCRT नहीं स्थान छोड़ेंगे जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं आ जाता है हमारी शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, ठीक है। सुशील कश्यप जी, क्या मामला है? 68,000 की भर्ती हो गई, 69,000 की भर्ती हो गई, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको पूरा न्याय नहीं मिला, क्या मामला क्या आपका? मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती के बारे में किसी को नहीं जानकारी हो। लगभग इतनी बहुचर्चित भर्ती हुई है कि आम व्यक्ति इसको बहुत अच्छी तरीके से भी ये समझ चुका है और जान चुका है। मैं बताना चाहूंगा सर कि 1 जून 2020 को जब 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची आई है तो उस चयन सूची में गुणांक को छिपा करके चयन सूची पब्लिश की गई और जब गुणांक को छुपाया गया तो उसमें OBC, SC और ST के कट ऑफ को ही नहीं बताया गया कि कितना OBC का कट ऑफ है, कितना SC का कट ऑफ है, कितना ST का कट ऑफ है। काफी जद्दोजहद और काफी मशक्कत के बाद इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कट ऑफ को बताया। उसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट में जब मुकदमा फाइल किया और वहां पे हम लोगों ने अपनी बात रखी तो वहां पे इन लोगों का जो चयन सूची आई उसमें हमको जो 3.86% आरक्षण मिले, जहां पे हमको 27% आरक्षण मिलने चाहिए थे। ठीक उसी तरीके से SC समाज को जो 21% आरक्षण मिलने चाहिए थे, मात्र उनको 16.6% ही आरक्षण मिले। तो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 13.2% आरक्षण कम OBC को मिले हैं और 4.4% कम आरक्षण जो है SC समाज के लोगों को मिला है। इस प्रकार से हमें कहना चाहते हैं सर कि लगभग दलित समाज और OBC समाज के लगभग 15,000 सीटों की हकमारी हुई है और मेधावी छात्रों के जो सपने थे कि हम इस शिक्षक भर्ती में जो तय मानक सरकार ने लगाए थे उसको हम उत्तीर्ण करेंगे तो हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम दलित समाज के अभ्यर्थी आज शिक्षक बनने से वंचित हो चुके हैं। ठीक है, दीप शिखा जी, क्या कहेंगे आप, कैसा अन्याय हुआ आपके साथ में और क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? पूरे आरक्षण के लिए धरना कर रहे हैं। हम लोग काफी
संख्या में आए हुए हैं। बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारा जो पूरा 27% आरक्षण है वो थर्ड लिस्ट के साथ जारी कर दिया जाए। बस हम यही अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो 27% आरक्षण है जो पूरा नहीं दिया गया है इस भर्ती में, बस उसे पूरा किया जाए और थर्ड लिस्ट के साथ हमारा भी नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। जी जारी किया जाए जी, आपका भी नियुक्ति पत्र उसमें जारी किया जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित अनिल झा साहब भी जुड़े हुए। पंडित अनिल झा साहब, सुन रहे हैं आप, क्या कहेंगे इन अभ्यर्थियों की, इन बच्चों की बात को सुन करके? पीड़ा जो है वो जायज है। यही वो सरकार है जो एक कुछ समय पहले नौकरी मांगने वाले शिक्षकों पे लाठी मार मार के, डंडे मार मार के इनके आंदोलन को कुचलने का काम किया था और इन्हीं के भर्ती में भ्रष्टाचार करके, और अब तो आरक्षण का भ्रष्टाचार भी एक नया आ गया है। अभी तक तो पैसे का भ्रष्टाचार होता था, पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थी। अब तो ये जो अधिकार एक संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से इस देश के जनता को मिला था और इन लोगों को मिला था, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जहां एक तरफ से पिछले 7 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक भी वैकेंसी नहीं निकली, अगर वैकेंसी निकली तो उसका एग्जाम बच्चों ने पैसे फॉर्म खरीद के पैसे भर के उस एग्जाम को फॉर्म को भरा, या तो एग्जाम आउट हो गया, पैसा कैंसिलेशन हो गया परीक्षा, उन बच्चों का लाखों करोड़ रुपया वापस नहीं किया गया सरकार। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं, सरकार जाने। प्रदेश में आज तक कोई वैकेंसी निकली नहीं, और जो वैकेंसियां निकलती है आरक्षण का भ्रष्टाचार करके, अब चूंकि 4.5 साल इन्होंने कोई काम किया नहीं, अब इस 6 महीने 8 महीने में सारे काम ये करना चाहते हैं जो इन्होंने लोगों से वादा किया था। दरअसल ये काम तो कुछ करना चाहते नहीं है, सिर्फ लोगों को उलझाना और भटकाना चाहते हैं। मैं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इन सभी अभ्यर्थियों के साथ, इन सभी दलों के साथ जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, इन सभी छात्रों के साथ हम लोग भी इनके साथ मांग करते हैं कि ये सरकार इनके साथ जस्टिस करे, न्याय करे और आयोग बैठा के काबिल है उनको नौकरी दिया जाए। ठीक है, नौकरी दिया जाए। बंटी पाटिल, आपके पास आ रहा हूं। आप ही ने बताया कि 68,000 वैकेंसी भरी गई। आप ही ने बताया कि 68,000 वैकेंसी भरी गई, 69,000 वैकेंसी करीब करीब भर चुकी है। 30 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जो बैकलॉग बताया थर्ड काउंसलिंग हो जाएगी। 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई है। फिर आप क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कोई नई भर्ती नहीं कर रही है? जैसे कि सर आपको हमने बताया था कि इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी अध्याचन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसी को सरकार ये भर्ती करवा पाई है। इनको परसीमन जारी करना था हमारे पास कितने पद खाली हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ब्यौरा ही नहीं दिया। जब हम लोगों ने आरटीआई से प्राप्त किया कि कितने पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं, तो 2019 के आंकड़े के अनुसार 1,73,795 पद खाली हैं। वहीं जब संसद में एक सवाल पूछा गया था डॉक्टर धर्मवीर जी से, तो उन्होंने बताया था कि 2,17,000 के करीब में पद खाली हैं। लेकिन ये सरकार हम लोगों को लगातार जुमले दे रही है, आखिर रोजगार क्यों नहीं देना चाहती है? जबकि जब ये भर्ती 69,000 हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक हलफनामा लगाया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, और जब पिछली भर्ती हुई थी 68,500, उसमें 22,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई थी। तो मेरा यही निवेदन है, जो सीटें 22,000 खाली रह गई हैं और 51,112 पद को जोड़कर जल्द से जल्द एक बड़ी भर्ती दे सरकार। बात ठीक है, लेकिन पंडित जी सवाल ये है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो सारी, अगर कोषागार को खजाना पूरा नौकरियों में चला जाएगा तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे लगेगा? सरकार अगर हम लोगों को रोजगार देना चाहती है, आखिरकार ये टेट और सीटेट की परीक्षा क्यों करवाती है? अपने राज खजाने को भरने के लिए ये लोग टेट करवा रहे हैं, सीटेट करवा रहे हैं, जबकि हम लोग 2-2 बार 4-4 बार सीटेट करके पास हैं। आखिरकार हम लोगों को जो रोजगार देना चाहिए, विज्ञापन सुपर टेट का जारी करना चाहिए, उस पे नहीं ये बोल रहे हैं। बस इनको टेट करवा लें, पीईटी करवा लें, जिसपे मतलब इनके राज खजाने में वृद्धि होगी, वही ये करवाएंगे। हम लोगों को रोजगार के नाम पर बस जुमला दिया जा रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि 1,00,000
37,000 पद भरे जा चुके हैं। इसीलिए तो आप सरकार को धन्यवाद देंगे कि कम से कम आपके साथियों को 1,37,000 आपके साथियों को नौकरी तो मिल गई ना। हाँ, इसके लिए ये जो शिक्षा मित्रों का पद रद्द हुआ था, उनको पहली बात तो उनको नौकरी मिल चुकी थी सपा सरकार में। जब सुप्रीम कोर्ट से ये रद्द हुआ मामला तो इस पर भर्ती आई दो पार्टों में, एक 68,000 के रूप में, एक 69,000 के रूप में। तो इसमें लोग चयनित हुए, इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा सरकार को। लेकिन जब इनको पद जारी करने की बारी आई तब ये एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। इस समय इनको रोजगार देना चाहिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाई लगातार पिछले 2-3 महीने से। कोरोना की वजह से हम लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब विवश होकर हमें उतरना पड़ा, क्योंकि सरकार हमें लगातार नजरअंदाज कर रही है। हम लोग कब तक इस नजरअंदाजी को सरकार की देखेंगे? हम लोग विवश होकर आज एससीईआरटी लखनऊ के मैदान में उतरे और हम अपनी मांग को तब तक रखेंगे जब तक ये सरकार हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कम से कम 97,000 पदों पर विज्ञापन नहीं जारी कर देती। 97,000। आदित्य द्विवेदी जी, क्या कहेंगे अब कि सरकार ने 1,37,000 की भर्ती तो कर दी है, अब लगातार इतना तो नई संसाधन नहीं होता ना सरकार के पास में कि सारे पद सरकारी भर दिए जाए। सरकार तो करी, वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। 18 की भर्ती है और अभी 2021 जून आ गया है, इसको अभी तक पूर्ण नहीं कर पाई है सर। और ये पहले शिक्षा मित्रों की भर्ती थी, जैसे बताया, इसमें इन्होंने प्रशिक्षण तो दिया हम लोगों को, लेकिन कोई शिक्षक भर्ती नहीं दी है। अभी 2019 का टेट जरूर कराया, उसके बाद अभी जनवरी 31 में सीटेट हुआ, लेकिन तब भी कोई भर्ती नहीं दी है सरकार ने। सरकार सिर्फ पुरानी भर्तियों को अपनी भर्ती दिखाकर कार्य कर रही है। लेकिन आगामी आप पिछले 4.5 वर्ष में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी अपनी माननीय योगी जी सरकार द्वारा कोई भर्ती नहीं दी गई है। अरे कम से कम पिछली सरकारों द्वारा जो भर्ती नहीं की गई थी उसको तो पूरा कर दिया ना, ये तो एक बड़ी बात है। और उस समय किया जिस समय जब सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, तमाम सरकारी चीजों का निजीकरण हो रहा है, ऐसे में आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। पात्रता परीक्षा पास करने के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एकमात्र सिर्फ इंतजार है। और माननीय सतीश द्विवेदी जी द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया था, जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होगी हम शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन वह इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दिया था। सरकार उस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार से सरकार भर्ती नहीं दे रही है। ठीक है सुशील जी, आपके पास आऊंगा। आपको क्यों लगता है कि सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, आरक्षण घोटाला हुआ है? भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी सरकार काम कर रही है, आप करें घोटाला हो गया, किस आधार पर आप करें घोटाला हो गया? जी बिल्कुल सर, मैं आपको अभी एक ताजी खबर ये बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी 29 अप्रैल 2021 को अपना अंतिम आदेश जारी किया है। उस अंतिम आदेश मैं आपको भी उपलब्ध करवा देंगे और ये सार्वजनिक भी हो चुका है। उसमें भी इसने माना है कि बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ इस भर्ती में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं की बनाई हुई संस्था है, इन्हीं के लोग मनोनीत होते हैं, इन्हीं के सारे लोग उस बात को मानने को तैयार हो गए हैं। अंतिम रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। उसने ये कहा कि 15 दिनों के भीतर इस पर जवाब नहीं देते हैं तो जो है कि जो इसमें प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी तरीके से चाहे जैसे भी एडजस्ट किया जाए, या फिर जो गलत तरीके से अंदर आए हैं उनको बाहर किया जाए, और जो सही तरीके से जो उस योग्यता को रखते हो उनको इस भर्ती में समायोजित किया जाए। लेकिन सवाल ये है सुशील जी, आप कह रहे हैं कि 15,000 सीटों का घपला हुआ और पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि करीब 5,500 सीटों का घपला हुआ, तो कौन सही है? सर मेरा एक ही सवाल है और एक ही बात है सर, सही होने की बात यह है कि जब यूआर का कटऑफ इन्होंने बहुत जद्दोजहद के बाद बताया कि 67.11, उसके नीचे हमको ओबीसी की 27% जो मेरा कोटा होता है उस अकॉर्डिंग 18,598 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, उसमें महज मुझको 2664 सीटें मिली हैं। इसके आधार पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे दलित और पिछड़े वर्ग से लगभग 15,000 सीटों की हकमारी हुई है। नहीं, आप ये बात किस बिना पर कह रहे हैं? मतलब आपके पास कोई सबूत है क्या? जी बिल्कुल सबूत है कि जो 67,867 की चयन सूची जारी हुई है, उस 67,867 की चयन सूची में सरकार ने क्वालिटी पॉइंट को जो है कि डिस्क्लोज नहीं किया है,
उस क्वालिटी पॉइंट को हम लोगों ने, पूरी टीम ने, हमारी पूरे 75 जनपद के साथियों ने मिलकर के इसको डाटा खंगाला है और इन्हीं के 75 जनपद के बीएसओ ने माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रत्येक जनपदों की सूची उपलब्ध कराई। उस सूची से हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई करते हुए ये देखा कि 67.11 के नीचे महज ओबीसी को 2664 सीटें मिली हैं। इस आधार पर हम पूरे दावे के साथ में माननीय हाईकोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं। नहीं, लेकिन आप तो हाईकोर्ट भी गए, आप तो कोर्ट भी गए, आप तो पिछड़ा वर्ग आयोग में भी गए, लेकिन क्यों नहीं आपको न्याय मिला? न्याय सर, कोरोना महामारी के वजह से जो न्यायपालिका में हमको देर हो रही, क्योंकि कोरोना की वजह से न्यायिक कार्य बाधित है और 12/4/2021 को हमारी लगभग अंतिम सुनवाई के लिए माननीय राजन राय साहब की बेंच में लगा हुआ था। उस दिन कोर्ट ने स्टेट को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि इस भर्ती में अगर इस प्रकरण को अविलंब जल्द से जल्द इसको अगर हम लोग निस्तारित नहीं कर देते हैं तो जो जो भर्ती आगे बढ़ती जाएगी तब इसमें तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए इस भर्ती में जितनी भी अनियमितताएं हैं, नहीं, लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि अब तो 30 तारीख तक लेटर भी सब इशू हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर मामला खत्म हो जाएगा ना सर। इसीलिए इसी बात को लेकर के हम लोग सीआरटी पर आज से आंदोलनरत है और हमारा आंदोलन अनवरत है। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे, हम अपने आंदोलन को तब तक नहीं यहां से हटेंगे जब तक या तो ये इस भर्ती में पारदर्शिता के तौर पर जितनी हमारी सीटों की हकमारी हुई उन सीटों को समायोजित करते हुए 6000 जो काउंसलिंग करने जा रहे हैं उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाए, या फिर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 6000 की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं इसको रोक करके जो इसके पात्रता सूची में आते हैं उन सभी को लाभ दिया जाए। ठीक है, दीप शिखा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये उठता है कि कह रहे हैं सुशील जी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है उसको बंद कर देना चाहिए? लेकिन उन्हें उसे सिविल कोर्ट की उन्हें वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसके ऑर्डर को। अगर उनको आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर उनको पावर प्राप्त है, आप ही लोग कह रहे हैं कि उनकी सुन नहीं रही सरकार, तो ऐसी पावर का मतलब क्या है? आप नहीं दे रहे, हम सरकार से गुहार लगाने आए हैं यहाँ की सरकार हमारी बात सुने कि उनके अधिकारी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी हकमारी जो है ये अधिकारी कर रहे हैं? अधिकारी कर रहे हैं जो मतलब कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो पिछली बार भी सर्दियों में धरना किए थे, ये कोर्ट में भी कोई जवाब नहीं लगाते, आयोग की जो रिपोर्ट है उसका भी जवाब नहीं देते। हम बस माननीय योगी जी से इतनी प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं। आपके चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि उन तक हमारे आरक्षित पीड़ित लोगों की बात पहुंचे कि हमारे साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। बस हम लोग जब तक धरना करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा आरक्षण हमको नहीं। कब तक करेंगे धरना? क्योंकि दीप शिखा जी 30 तारीख को थर्ड काउंसलिंग हो करके लेटर भी मिल जाएंगे सबको, मामला समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। हम लोग पूरे 1 साल से कहीं धरना दे रहे हैं लखनऊ पे, कहीं गर्मियों में धरना दे रहे हैं, सर्दियों में हम लोगों ने 10 दिन तक पूरा धरना दिया। मंत्री जी से भी मिले, सबसे मिले, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोग ये चाहते कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें और उन्हें अपनी पीड़ा बताएं। बस हमारे पास यही सहारा है। उन्होंने जब 2017 में यूपी में चुनाव लड़ा था तो ये ही कहा था कि देखो मतलब सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने सिर्फ एक ही, उनके अधिकारियों ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है उसके साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? हमें ये समझ में नहीं आता। जब हमारे ओबीसी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका विकास कैसे होगा? 15,000 जो सीटें खाई हैं तो 15,000 लोग कितने पिछड़े रह जाएंगे ओबीसी समाज से, उनका कैसे विकास हो पाएगा? फिर सबका साथ सबका विकास किस तरीके से माना जाए? बिल्कुल। अनिल झा साहब, दीप शिखा जी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के नारे के मायने क्या हैं? अगर सबका साथ सबका विकास ना हुआ तो विश्वास का जो बीजेपी का नारा है ये सिर्फ एक दिखावा है। उसी तरह जैसे 2017 में केशव प्रसाद जी मौर्य ओबीसी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उनको ये अंदर ही अंदर बताया जाता है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनसे कहीं ना कहीं अमित शाह जी आश्वासन भी देते हैं। और जैसे ही बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को तो एक हिंदुत्व के चेहरों के लाके संघ के द्वारा बैठा दी जाती है। और इन साढ़े 4 सालों में चाहे केंद्र के माध्यम से हो चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से हो, ओबीसी और SC ST
के लोगों को कितना क्या कुछ मिला है, कितनी अवहेलना हुई है, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी है, ये केशव प्रसाद मौर्य जी से जाके पूछें। और अब जब चुनाव आ गया है, फिर ओबीसी और इन सब सभी जातियों की वर्गों की जरूरत है, तो आज मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य के घर जाते हैं कि देखिए मैं आपके ओबीसी के साथ। अरे उनके घर में बेटे की शादी की दावत थी, इसलिए गए थे। मौर्य जी के घर आपको भी मालूम है कि उनके ऑफिस के बाहर से नेम प्लेट को हटा दिया गया था, यही मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा। तो आज वो बताने गए ओबीसी को, प्रदेश के ओबीसी को, देश के ओबीसी को कि हम आपके साथ हैं, आपकी जरूरत है, फिर आप हमें वोट दीजिए और फिर 4.5 साल हम आपको इग्नोर करेंगे अगर सरकार में आए। अनिल जी, एक सवाल यह है कि आपकी सरकार 5 साल की सरकार थी, 224 विधायक थे आपके पास में। अगर आपने ये 1,37,000 की भर्ती वहां कर दी होती तो आज ये नई भर्ती के लिए जो बंटी पांडे और आदित्य द्विवेदी आंदोलन कर रहे हैं, इनको ना करना पड़ता। हमारे सरकार में अखिलेश जी के माध्यम से, और ये कार्य अगर कहीं अधूरा रह गया तो हम निश्चित आपके चैनल के माध्यम से हम इन सभी अभ्यर्थियों को, इन सभी धरना प्रदर्शियों को आश्वासन देते हैं कि जो भी चीजें रह गई अखिलेश सरकार की 2012 से 17 के बीच में, वो कंटिन्यू तो होगा ही होगा। और जो 2022 में मैनिफेस्टो बनेगा उस कार्यक्रम को लेके भी अखिलेश जी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मेरी सरकार है नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सरकार ने सारे कार्य कर दिए, सारा काम हो गया। जरूर कहीं ना कहीं कमी रही, बड़ी ईमानदारी, ये आपकी अच्छी बात है, बड़ी ईमानदारी से बात कर रहे हैं जी। और आगे जो आने वाले समय में हमारी पार्टी द्वारा, हमारे नेता द्वारा आश्वासन दिया जाएगा, जो कमिटमेंट किया जाएगा, उस कमिटमेंट को अगर जनता आशीर्वाद देती है 2022 में तो निश्चित ही वो पूरा होगा। 5 साल का आपको भी पता है कि वो 5 साल जो था वो 2 साल 2.5 साल किस तरह से चीजों में गया है, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो 2.5 साल में माननीय अखिलेश जी ने काम किया, वो आज भी सरकार फीता काट रही है। उसी का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। एक आखिरी सवाल है, आपसे ब्रेक पर जाना है जी। अनिल झा साहब, एक आखिरी सवाल है, ब्रेक पर जाना है जल्दी से, कि ये जो नई भर्ती के लिए आंदोलनरत है हमारे ये अभ्यर्थी, इनके बारे में क्या कहेंगे कि बड़ी उम्मीद से इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखाया कि बड़ा होकर के वो सहारा बनेगा। जी आप ही थे। देखिए बिल्कुल सही बात है, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ी उम्मीद के साथ एक आशा पालता है कि बच्चा जब पढ़ लिख के किसी कंपटीशन में जाएगा, परीक्षा देगा, पास करेगा तो उसको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इस देश में और इस प्रदेश में नौकरी का इस समय जो स्थिति चल रहा है, नौकरी पे कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रही है। जो प्राइवेट नौकरी, आप सरकारी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, वैकेंसी की बात छोड़ दीजिए प्रदीप जी, जो प्राइवेट नौकरी जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं उस पर लात मारी जा रही है, वो छीना जा रहा है, कहीं कोरोना के माध्यम से, कहीं मिसमैनेजमेंट के माध्यम से, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी जिस चरम पे पहुंच गई है इन 7 सालों में। ठीक है अनिल जी, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि नवयुवक शुरू बचपन से लेकर के जवानी तक पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा जीवन झोंक देता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक अदद नौकरी मिल जाए और वो अपने माँ बाप की लाठी बन सके, उनका बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उसके लिए बहुत ही जिल्लत भरी बात होती है, क्योंकि उसे समाज की तरफ से भी उपेक्षा मिलती है और घर में भी वो आंखें नहीं मिला पाता है। कैसे परिवार चलाएगा, इसके लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम।
सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन। जनता के द्वार, तीरथ सरकार। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम बंटी का रुख करेंगे। बंटी पंडित जी, आप बताइए, आप करें कि 1,73,000 वैकेंसी खाली है, फिर बता रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है। आपको लगता है कि 6 महीने आप लोग आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने सरकार के बचे हैं और वो वैकेंसी पूरी कर देगी? जी, हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं हमें जल्द से जल्द रोजगार दें, क्योंकि इन्होंने एक हलफनामा जो लगाया था सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का, और उसके पहले एक भर्ती हुई थी 68,500, उसमें 22,000 के करीब में सीटें खाली रह गई थी। तो उन सीटों को जोड़कर एवं लगभग हर साल जो शिक्षक रिटायर होते हैं उनकी संख्या 10 से 15,000 शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं लगभग, करीब 13,000। जी, उन सब पदों को जोड़कर हम लोगों को एक बड़ी भर्ती देने का कष्ट करें जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके। हम लोग इस सरकार से बहुत आहत हो चुके हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो रोजगार दे रही ना। सरकार का दावा कि वो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है और 1,37,000 लोगों को रोजगार दिया भी। सरकार कहां दावा दे रही है सर? अभी देखिए वीडियो का पेपर 2018 में जो हुआ था वो पेपर सब कुछ मतलब चयन प्रक्रिया के करीब में आके मतलब परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ये कहां की व्यवस्था है? जो भी साथी थे उसमें इंतजार कर रहे थे कि हमें बस नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, अब उनका क्या होगा? अब वो कौन सी तैयारी करेंगे? नहीं तो दूसरी वैकेंसीज भी ना, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको यूपी SSSC में वैकेंसीज निकल रही हैं, उसमें भर सकते हैं। बाकी दूसरे विभागों में भी भर्तियां निकल रही हैं। नहीं, कोई एक नियम और एक कानून होना चाहिए ना। 18 में भर्ती हुई और ये फाइनल 21 में कर रहे हैं। 3 साल तक जो छात्र है इंतजार कर रहा है नियुक्ति पत्र का, मतलब हमें बस नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग मिलने वाली, हमारी नौकरी पक्की है, इस आशा में पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठा है कि हमारी नियुक्ति मतलब पक्की है, लिस्ट में नाम भी है, उसके बाद भी ये पेपर रद्द कर देते हैं। ये कहां की व्यवस्था है? हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब मांग करते हैं किसी भी माध्यम से तो सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। आखिर ये कहां की व्यवस्था है सर? नहीं, लेकिन सरकार की अपनी भी मजबूरियां है ना कि सिर्फ शिक्षा विभाग में तो भर्तियां करेगी नहीं, वहां तो कृषि विभाग भी है, तमाम दूसरे विभाग में यूपी SSSC है, उससे भी भर्तियां कर रही है।
लगातार वैकेंसी तो निकल रही ना। सर कौन सी वैकेंसी आई है फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में लेटेस्ट में, आप ही बता दीजिए अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो। नहीं, यूपी SSSC में तो लगातार वैकेंसी निकल रही है। मैं बेसिक 50,000 लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया है। ये पेट है सर, जैसे TET होता है, टेट की परीक्षा होती है, वैसे ही अपने राज खजाने को भरने के लिए टेट की परीक्षा PET करा रहे हैं। एक प्रकार का ये अर्हता परीक्षा है जी, मतलब ये नौकरी नहीं मिलेगी अभी। बिल्कुल सर, इसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो परीक्षा पास कर लेगा आगामी परीक्षा में बैठने का उसे मौका मिलेगा केवल। मतलब ये बैकलॉग है कि आप इतने हैं लोग और यही लोग अब उसमें एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आकाश जी के पास चलेंगे। आदित्य जी क्या कहेंगे कि ये अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो क्या संभव लगता है आपको कि वैकेंसी भर दी जाए? अगर सरकार चाहे तो वैकेंसी दे भी सकती है और पूर्ण भी कर सकती है। सर्वप्रथम सरकार को अपना जारी करने वाला विज्ञापन जो कि हर बार कोर्ट में पहुंचता है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और परीक्षा कराने के लिए समय पर्याप्त होता है, किसी भी भर्ती को पूर्ण कराने के लिए 6 माह बहुत समय होता है सर। लेकिन अगर हमारी सरकार ही नहीं चाह रही है जब भर्ती कराने के लिए, क्योंकि आज 1 साल होने को आया है हलफनामा दिए हुए ने 51,112 पदों का, उस भर्ती को नहीं कराना चाह रहे हैं सर। जैसे कि बार बार जिक्र हुआ करता है 1,37,000 पदों का। सर लेकिन आदित्य जी आपको नहीं लगता? नहीं, लेकिन आदित्य जी आपको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा भर्ती पर वो सभी लोग को सरकारी नौकरी चाहिए और पद उतने हैं नहीं। 2011 के TET के बच्चे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो सरकार इतना इंतजाम कहां से करेगी? 5 वर्ष होती थी, इन्होंने सरकार ने अभी पिछले इसकी वैधता आजीवन कर दी। सर एक बात बताइए, आज हम वैधता आजीवन करने से क्या फायदा? मैं भी टेट पास हूं 2 वर्ष से, लेकिन जब नहीं, लेकिन आदित्य जी कम से कम आपको ये तो मन में ये नहीं रहेगा ना कि आपकी जो मार्कशीट है, आपकी जो डिग्री है वो खराब हो जाएगी। आप ये तो सुकून रख सकते हैं कि अंतिम क्षण तक आपको नौकरी मिलने की आस लगी रहेगी। नहीं सर, क्या करेंगे सर? आज हमने कोर्स किया था एक उम्मीद से कि मैं प्राथमिक में शिक्षक बनूंगा इसके लिए, और सर जो जिन पदों का जिक्र होता है वो भी किसी को हटा के वो भर्तियां किए जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई फ्रेश भर्ती नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती जारी हो। हम लोग एक 10 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जो अभ्यर्थी हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक दिवस सरकार से किसी ना किसी तरीके से मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनना चाह रही है। और 6 महीने पर्याप्त समय है सरकार के पास, और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि एक विज्ञापन संशोधित करके अच्छे से समय में दे के विज्ञापन जारी करे, जिससे कि कोर्ट में विज्ञापन ना जाए और कम समय में परीक्षा कराने की कोशिश करे सरकार हमारी। ठीक है सुशील, ठीक है सुशील जी, आप ये बताइए कि अब चूंकि ये तो आपका मामला हो गया खत्म, 30 तारीख को सब थर्ड काउंसलिंग भी हो जाएगी और उसके बाद में ये 69,000 का मामला समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे बाप? सर हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायिक लड़ाई में हमारे एक आदेश में 1356 में कोर्ट ने कहा है कि सब्जेक्ट टू पिटीशन ये भर्ती मेरी याचिका के अधीन है। इन फ्यूचर अगर कोई हम जीतते हैं तो जो गलत लोग होंगे माननीय कोर्ट के माध्यम आदेशानुसार उन्हें बाहर किया जाएगा और जो पात्रता रखते होंगे वो अंदर आएंगे। तो ये तो आप ही के भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा कि एक बार नौकरी मिलने के बाद में उनको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन सर जो पात्रता रखते हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आरक्षण पूरा आपको नहीं दिया गया? सर जो बेसिक सरकार है, सरकार ने पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, कंपनी ने उस पर काम किया है, उसमें क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा कि आपको अपने आपका हक नहीं मिला, हक मारी हुई? सर बार बार मैं कहता रहा हूं कि अगर ये जो चयन सूची जारी हुई है उसमें सर इन्होंने क्वालिटी पॉइंट को छुपाया ना होता तो ट्रांसपेरेंसी रहती, लेकिन इन्होंने गुणांक को छुपा लिया इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहां तक कि हमारे पूरे संगठनों ने लगभग 150 विधायकों सांसदों से इस बारे में पत्र लिखवाया माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर या हमारे शिक्षा मित्र तो आपके द्विवेदी जी हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बात कर रहे हैं जो अपने भाई को EWS कोटे में गलत तरीके से नौकरी दिलाई। EWS उनका कोटा है भाई, वैसे तो आप 69,000 में देखें तो EWS का कोटा भी मारा गया, 10% कोटा उनको भी नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो EWS कोटे के तहत अपने भाई को नौकरी दिलाने की बात हुई थी सर वो गलत तरीके से थे और देखिएगा पूरे प्रदेश में लेखपाल ने कह दिया कि उनका प्रमाण पत्र सही बना था, 1 दिन में बना था।
नहीं सर, उसमें अगर सही बना था तो उन्होंने इस्तीफा अपने भाई से क्यों दिलाया? वो तो दबाव पड़ा इसलिए दिलवा दिया। आप ये बताइए, आरक्षण को लेकर के आप बात कर रहे हैं, अभी तो सरकार ने ये भी मान लिया कि 1133 वैकेंसी जो एसटी की थी वो नहीं भर पाई क्योंकि एसटी के उम्मीदवार नहीं मिले, तो उनको एसटी में कन्वर्ट करने की मांग आप लोगों ने की थी, वो तो सरकार ने कर दिया ना, तो आपको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं सर, क्योंकि हमारा हक हमको पूरा मिला नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। यदि समय रहते हम दलित और पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होता है तो मेरा पूरा संगठन जनपद के पूरे 75 जनपदों का न्याय यात्रा निकालेगी और हमारे साथ जो दलित और पिछड़े वर्ग के साथ में अन्याय हुए हैं, गांव-गांव, घर-घर जा करके हम अपनी बात बताएंगे कि ये वर्तमान सरकार ने हमारे साथ में ये सौतेला व्यवहार किया है। जो संविधान प्रदत्त हमको 27% आरक्षण और 21% एससी को प्राप्त आरक्षण है, हमको नहीं दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जीता जागता उदाहरण है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहूंगा, माननीय योगी जी से इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे थे उसको निभाइए। सरकार का वादा था भाई, यहाँ का नहीं था ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये जरूर कहा था कि जो हमारी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी होंगी, लेकिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती एक जुमला है, पारदर्शी बिल्कुल नहीं है। इसमें आरक्षण का पूरी तरीके से घोटाला हुआ है। इसमें 15,000 दलित और पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों का गला घोटा गया है। अगर इनको समय रहते अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यही दलित और पिछड़े वर्ग के समाज के अभ्यर्थी पूरे 75 जनपदों में न्याय यात्रा निकालेंगे। आप ये बता दीजिए मुझे, आप लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे, कोर्ट गए थे, आपको वहां से न्याय नहीं मिला तो आप कैसे सरकार पर दोष लगा सकते हैं? आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग ने तो माना कि 5,000 की धांधली हुई है, आप कह रहे हैं कि पूरा मिला ही नहीं। सर, कहना हमारा यह है कि जो चलिए सर, हम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मान रहा है कि 5844 सीटों का घोटाला हुआ है, उतनी ही सीटें दे दे सर। घोटाला मान तो रहा इनकी संवैधानिक संस्था, चाहे 1 सीटों का घोटाला हो चाहे 6,000 सीटों का घोटाला हो, उतनी ही सीटें जोड़ करके ये तीसरी काउंसिलिंग कराए, हम मान जाएंगे कि जो हमारा आरोप है 15,000 का वो बेबुनियादी है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इसको दलित और पिछड़ा नहीं सहेगा और मुखर होकर के 22 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दीप शिखा जी, आपके पास में आ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि सारे नवयुवकों की और आप जैसे लड़कियों की भी ये इच्छा होती कि वो नौकरी करें, घर चलाएं और अच्छे से अपना जीवन यापन करें, तो मुश्किल है? दीप शिखा की आवाज हम तक, दीप शिखा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जो महिलाएं होती हैं वो भी यही चाहती है कि हम भी आगे बढ़े और बढ़े। आज की महिलाएं किसी से पीछे नहीं रही हैं। हम भी 102 नंबर लाके आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, इस वजह से भर्ती से बाहर हो गए हैं। 1 साल से हम लोग कोर्ट में भी इनसे जवाब मांग रहे हैं और आयोग में भी इनसे जवाब मांगा जा रहा है। अगर इन्होंने पारदर्शिता की है पूरी, और मंत्री जी कहते हैं हमने पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी की है, तो फिर लिस्ट दिखाने में इनको दिक्कत क्या है? कोर्ट का भी आदेश है, 4 महीने हो गए इनसे लिस्ट मांगते हुए, इन्होंने ना तो कोर्ट में जमा की है और ना ही आयोग में जमा की है। ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है अधिकारी। हम लोग बस इनको ओबीसी का वोट चाहिए होता है, ओबीसी के साथ न्याय करने के लिए सबसे बाद में इन्हें ध्यान आता है। हम लोग दिसंबर की नहीं, लेकिन बात ये दीप शिखा जी, जो सवाल मैंने सुशील जी से पूछा था वो आपसे भी कह रहा हूँ ना, 1133 यानी 1133 जो वैकेंसी थी एसटी की, उसको एसटी में कन्वर्ट करने की मांग थी, वो मांग भी मान ली गई और तीसरी काउंसिल में उसको पूरा भी किया जा रहा है। तो हम 1133 सीटें लेके उसका क्या करेंगे? आगे जाके यही फिर अगली भर्तियों में होगा, क्योंकि हमारी 15,000 सीट अगर खा लेंगे फिर 1500 सीट हमको दे भी देंगे, उससे ओबीसी का भला होगा क्या? आप खुद ही बताइए। ये अगर हम ऐसे तो ये गलत हुआ ना ओबीसी के साथ कि आप 15,000 सीट खाइए, बाद में उनके साथ 1133 या एसटी की जो सीटें बचती हैं वो जोड़ दीजिए, ओबीसी संतुष्ट हो जाएगा। ये तो गलत बात होती है। उसको 27% जो संविधान से आरक्षण मिला हुआ है उसे तो पूरा करना चाहिए कम से कम। जी जी, चलिए बंटी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं जा रही, क्योंकि हम लोग इतने बड़े पैमाने पर ट्विटर अभियान चलाए प्राथमिक भर्ती के लिए। यूपी पीआरटी का मुद्दा आप लगातार देख रहे होंगे कि कई दिनों से ट्रेंड होता हुआ ट्विटर पे नजर आया। तो हम एक मांग करेंगे, जो भी हैं
बीजेपी के प्रवक्ता तो सर यहाँ आज मौजूद नहीं है, लेकिन विधायक जी को आना था, गौरी शंकर जी को आना था, लेकिन वो आ नहीं पाए कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। तो लेकिन हम सर आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करेंगे कि जो भी प्रवक्ता आए कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से जल्द मुलाकात कराएं, जिससे हम उनसे मिलकर अपने मुद्दे को अवगत कराएं। और हमारी एक ही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कम से कम 1 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करे, क्योंकि आगामी आने वाली भर्ती में इन्होंने टेट को आजीवन कर दिया है, तो कम से कम 25 लाख संख्या हो गई, यानी मिला जुलाकर कुल 25 लाख लगभग लोग अगली भर्ती में बैठेंगे। तो हमें कम से कम एक बड़ी भर्ती जाते जाते ये सरकार दे जाए तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल अनिल जी, मामला यह है कि बेचारे ये नवयुवक बचपन से लेकर के आज तक पढ़ाई करते रहे और अब उम्र की उस दहलीज पर खड़े हैं कि जब ओवर एज होने वाले हैं, क्या करेंगे? कि सत्ता में बैठे इतनी ज्यादा बहुमत की सरकार कि अगर आप इस सरकार से पहले की बात करें तो की सरकार हुआ करती थी कई पार्टियों की, जहां पे हो सकता था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहीं पे खिंचातनी होती थी कि चलो मैं इस पे सहमत नहीं हूं। बट ये जो 7 साल से केंद्र की सरकार हो या 4.5 साल से जो राज्य की सरकार है, ये तो पूर्ण बहुमत से भी अधिक की सरकारें हैं। और यहाँ पे आप एक तरफ देखेंगे कि जो काम नौजवानों के हित में नहीं है, जिससे कोई सरोकार नहीं नौजवानों को, बेरोजगारों को, वो काम तो चुटकी में हो जा रहा है। लेकिन जिससे बेरोजगारी दूर हो, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार के तलाश में बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, जो वैकेंसी क्वालिफाई करके आज ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो उन्होंने परीक्षा तो पास कर ली लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली उनको। तो ये सरकार जो है वो इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, इनको वही चीजें पसंद है जो इनको वोट बैंक के लिए सूट करता है। लेकिन अनिल जी आप इस बात के लिए तो धन्यवाद देंगे सरकार को भी और के न्यूज को भी कि हमने जो जो मुद्दे उठाए सरकार ने उन सब पर बात मानी और उसको पूरा किया। थर्ड काउंसलिंग को लेकर के नवयुवक हमारे आंदोलनरत थे, वो बात उनकी मानी गई और अब 30 तारीख तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। मीडिया हाउसेज को, मीडिया कर्मी को, जिन्होंने इस मुद्दे को जोर पुरजोर से उठाया है, बिल्कुल आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। अगर सरकार ने इस पे ध्यान देकर आश्वासन दिया है तो सरकार भी कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। बट मेरा यह कहना है कि आपको कुछ एक पार्ट करके दिखाने के लिए, जो इन बच्चों का कहना है कहीं पे ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, कहीं पे दलित के साथ अन्याय हुआ है, जितनी वैकेंसियां हैं उसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि अगर इतनी सारी नौकरियां सरकार दे देगी तो खर्चा कहां से आएगा? अरे यही तो सरकार का काम है, ये सोचना आपका और हमारा काम नहीं है, ये सोचना सरकार में बैठे लोगों का काम है कि अगर आपको 4 लाख करोड़ का बजट पैसा चाहिए और 3 लाख करोड़ है तो 1 लाख करोड़ कहां से आना है? यही तो सरकार चलाने की वो है। और आप उसको नहीं, लेकिन आपको लगता है कि एक और सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरी क्यों देगी? सरकारी ओर क्यों जा रही है? क्या ये इस देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को एक कुछ एक कॉर्पोरेट हाउस को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं? आप देखिए कि 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ एक्ट को खत्म कर दिया गया। पहले 8 घंटे की नौकरी होती थी, दिहाड़ी फिक्स होता था, आज आप कुछ नहीं है, शोषण हो रहा है। तो क्या ये आप निजीकरण करके आप क्या शोषण करना चाहते हैं नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ? ये तो गलत है ना भाई। सरकारी विभाग भाई पहले भी तो हुआ करती थी सरकारें जो सरकारी नौकरी दिया करती थी और प्राइवेट नौकरी भी हुआ करता था। आज तो प्राइवेट नौकरी भी कम हो रही है और सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। अनिल जी कोरोना काल चल रहा है, आप देख रहे हैं विश्व की जीडीपी एकदम नीचे चली जा रही है और देश की भी जीडीपी नीचे जा रही है। ऐसे में तो मुश्किल होगी ना, पैसों की किल्लत तो है। जिनको नहीं करना चाहिए अब मैं अगर उस पर आऊंगा तो अभी कहेगा ये लोग विरोधी हैं। भाई आप कह रहे हैं कि अगर देश में कोरोना काल चल रहा है और पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो और जो काम हो जो अननेसेसरी है, संसद भवन बना रखा है, क्या जरूरत है नए संसद भवन का? प्राइम मिनिस्टर की पहले भी मनमोहन सिंह जो गाड़ियां चढ़ते थे, क्या जरूरत थी रेंज रोवर की फ्लीट की? क्या जरूरत थी हवाई जहाज जो आपने 8,500 करोड़ की बुलेट प्रूफ ले आए? भाई क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आप उन सब पैसे को संचित करके आप नौजवानों के लिए रोजगार सृजन तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी मंशा बिल्कुल नहीं है। आप नौजवानों को अरे वो तो भी जरूरी है ना अनिल जी। नया संसद भवन नहीं बनेगा तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा? नई चीजें नहीं आएंगी तो फिर हमेशा पुरानी चीजों पर नहीं रुका जाएगा ना। उसके बाद हवाई जहाज की व्यवस्था हो जाएगी। आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार हो प्रदीप जी, आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो आज नंबर 1 पे बेरोजगारी है
नंबर 2 पे भूखमरी है, नंबर 3 पे स्वास्थ्य है, उसको आप नजरअंदाज कर दें, जो 10वें नंबर पे है उसको लाके आप पहले नंबर पे डाल दें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुमत में है, यही तो हो रहा है इस देश में और प्रदेश में कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आंदोलन करेंगे तो आप एनएसए लगा दिया जाएगा। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर जो है लगा दिया जाएगा कि आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। और यही वो लोग हैं जो कितने सरकारी संपत्ति का नुकसान किए थे। अगर इसकी जांच हो जाए तो योगी जी भी उसमें शामिल हो जाएंगे कि कितना इन्होंने सरकारी संपत्ति का इनके लोगों ने नुकसान किया है। लेकिन जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो इनको सूट करता है वो काम करेंगे, जो इनको सूट नहीं करता उनकी चर्चा तक नहीं करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है अनिल जी समय वहां पर कम है जी। बंटी पांडे जी आपके पास आऊंगा, समय वहां पर आखिरी फाइनल कमेंट आपका, आप क्या चाहते हैं कि सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, और अगर सरकार नहीं करेगी तो आप आइंदा क्या करने जा रहे हैं? हम आपके चैनल से यही मांग करते हैं कि हमारी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो हम लगातार धरना का जो कार्यक्रम चल रहा है सीआरटी पर वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये सरकार हमें अब जुमला दे रही है या तो हमारी बात सरकार तक, योगी जी तक पहुंच नहीं रही है। इसलिए हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम लगातार धरना रखेंगे। हमारी एक मांग है, बस जल्द से जल्द सरकार कम से कम 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। और अगर विज्ञापन जारी नहीं करती तो क्या करेंगे? विज्ञापन अगर सरकार जारी नहीं करती है तो लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और आगामी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा ना, तीसरी लहर सामने है, कहीं दिक्कत हो गई तो पूरे प्रदेश को दिक्कत हो जाएगी। मैं जो भी लोग धरने में उपस्थित होंगे कोरोना के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बिना कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है आदित्य जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या चाहते हैं कि सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, और अगर नहीं करेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? राजनीति में काम बोलता है, लेकिन आज वर्तमान समय में हम आप सब बैठे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी काम अधूरे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हमारे दो साथी बैठे हैं, वो अपनी भर्ती अधूरी होने के कारण बोल रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद शिक्षक भर्ती ना आने के कारण बोल रहे हैं यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि हमारा एक 5-6 लोगों का, 7 लोगों का, 11 लोगों का टीम बना लें, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाएं और वो एक आदेश ही दे दें कि हम लिखित आदेश वो इस बार दें, क्योंकि मौखिक आदेशों से हर बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी पलट जाते हैं। और सच्चाई ये है, अगर कोई भी उनको फोन लगाता है और अगर शिक्षक भर्ती की बात कर देता है तो वो तुरंत फोन काट देते हैं। उस व्यक्ति की बात भी सुनना वो पसंद नहीं करते। बहुत सारे काम होते हैं भाई, अरे उनके पास बहुत सारे काम होते हैं भाई, मंत्री है, प्रदेश के मंत्री हैं, तो आप ऐसे हर समय थोड़ी ना बात कर सकते हैं। के सदस्यों की बात नहीं सुनेंगे क्या सर? किसी एक समय दे सकते हैं वो सर, कि 1 महीने बाद समय दे सकते हैं हम छात्रों की कि हम आपसे तब मिल लेंगे, या एक आदेश जारी कर सकते हैं कि 69,000 पूर्ण होने के बाद इस स्थिति को हम विज्ञापन जारी कर सकते हैं। कोई सिर्फ मौखिक आदेश अब तक देते रहे हैं और समय निकलने के बाद 1 साल पहले से और अब तक सिर्फ मौखिक आदेश मिलते रहे, हम लोग मान के चले गए अपना। लेकिन अब हम लोग एक लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे एससीईआरटी से। अगर मतलब आप तब तक यहाँ पर जमे रहेंगे, ठीक है। दीप त्रिखा जी, आपका फाइनल कमेंट क्या करेंगी? अगर आप तो सब कुछ खत्म, 30 तारीख तो लोगों को मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, अगला कदम आपका क्या होगा? क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे आपके लिए? हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, हम पिछड़ों पर भी थोड़ा अपना ध्यान दें, हमारी जो सीटें खाई गई हैं उनको जोड़ दें। हम लोग तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम लोग इच्छा मृत्यु तो पहले ही राष्ट्रपति जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग चुके हैं। हम ये चाहते हैं अगर वो हमारा पूरा 27% आरक्षण पूरा नहीं कर सकते तो वो हमें यहीं पे इच्छा मृत्यु दें। हम आगे इस दुनिया में जी के क्या करेंगे? इस बेरोजगारी की मांग से अच्छा है कि हमें यहीं इच्छा मृत्यु दे दी जाए। एक नौकरी सब कुछ नहीं होती दीप, अरे एक नौकरी सब कुछ नहीं होती दीप त्रिखा जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इच्छा मृत्यु की क्या बात है? भर्ती 2 साल कोर्ट में चलती रही, 1 साल से हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं। हम कहीं भी मतलब जाते हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं। कोर्ट में ये लोग अपनी जवाब दाखिल नहीं करते, इनके एजी साहब पीछे से आते हैं, डेट लेके चले जाते हैं। और अगर वहाँ आयोग में इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है, ये आयोग में भी रिपोर्ट नहीं देते। बताइए महिलाएं क्या करें?
शादी के बाद महिलाओं के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होता है जितना वो समझते हैं, ये लोग समझते नहीं। हमने कैसे शादी, बिल्कुल एक तो पढ़ाई खासकर महिलाओं के लिए तो और भी मुश्किल। जी बिल्कुल ठीक है। सुशील जी, आपका फाइनल कमेंट क्या करेंगे आप? अब सरकार को क्या करना चाहिए और नहीं करेगी सरकार तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, यदि समय रहते हमारे मामले को बाखूबी निस्तारित नहीं किया जाता है तो 6 महीने के बाद सामने विधानसभा चुनाव है। जिस प्रकार से हम आरक्षित वर्ग के, दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी समाजवादी सरकार को सत्ता से बेदखल किया है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्ता नाबूद किया जाएगा। इसको सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगाकर मेरा पूरा संगठन पूरे 75 जनपद पूरे सूबे में जाकर के एक एक लोगों को समझाएगा कि ये वही सरकार है जो हमारे और आपके साथ अन्याय कर रही है और जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, बेसिक के जो नियम है वो हमको लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको 27% आरक्षण दिया है और एससी को 21% आरक्षण दिया है, उसको 21 हक के साथ में, 21 दावे के साथ में इसको कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे साथ अन्याय और गलत हुआ है उसको अविलंब दुरुस्त कर लिया जाए, अन्यथा आने वाला 22 का चुनाव बाखूबी हम लोग माकूल इसका जवाब देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अनिल झा साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? हो सकता है पराजित नहीं, और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि इन सभी बातों को सुने और जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करें, आश्वासन दें। और नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2022 में चुनाव, हम सभी लोग समाजवादी इनके साथ हैं, इनके सभी लोगों के साथ हैं। 2022 में चुनाव आ रहा है। जनरल इस क्रूर शासक, इस जनरल डायर वाली सरकार को सबक ये लोग सिखाए, जैसा कि कह रहे हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो इनकी सभी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, अभी पहुंचाया जाएगा इनकी सभी मांगों को। अब बल्कि उनके अवगत हैं, उनके नॉलेज में है जो चीजें चल रही हैं, इस पे जरूर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी। और हम लोग एक कार्यकर्ता के माध्यम से अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तक इस चीज को ले जाऊंगा। और 2022 में अगर उनको आशीर्वाद मिलता है इन लोगों का तो निश्चित ही इस पे विचार करके जो इन लोगों की डिमांड है उसको फुलफिल की जाएगा समय रहते ही। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है और ये सभी सरकारों के लिए होता है कि सरकार के जब अंतिम 6 महीने बचते हैं तो सारे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नवयुवक हो, नवयुवतियां हो, सभी की इच्छा होती है कि अब उनकी मांग मान ली जाए, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल तक तो सरकार बहुमत की सरकार रहती है। लेकिन अब अंतिम समय में लोगों को लगता है कि यही समय है कि जब सरकार बात मानेगी, मजबूरन मानेगी, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है। और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 325 विधायकों की सरकार चुन करके आई थी और अगर नवयुवकों को नौकरी नहीं मिली तो ये उनके लिए एक गलत संदेश जाएगा और मुश्किल भी हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।